तो देखो, अगर आप अपने चैप्टर का पहला पेज नंबर देखोगे, पहले पेज नंबर का फर्स्ट पैराग्राफ, तो वहां पे उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि हिस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री लिखते क्यों है। मतलब सिंपल सी बात है ना। अब मैं तुमको हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, तुम्हारा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन आएगा, सर क्यों लिखना है हिस्ट्री। और पहला छोड़ो, लिखना छोड़ो, हमको 7th स्टैंडर्ड से एक ही क्वेश्चन है, हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं हम हिस्ट्री पढ़ के कर क्या लेंगे। और चलो ठीक है, उस टाइम पढ़ लिया कैसे भी करके, 9th तक का स्टैंडर्ड निकाल दिया हमने, 10th में आप हिस्ट्री लिखने की बात कर रहे हो, क्या कर लेंगे हिस्ट्री लिख के हम। और फिर बोल रहे हो हिस्ट्री लिखने के लिए आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा, और उसका रिसर्च करके हम क्या कर लेंगे, हमारा कुछ बेनिफिट है या ऐसा फोकट अंधाधुनी कुछ भी करते चले जा रहे हैं। यस, बेनिफिट है। देखो, हिस्टोरिकल इवेंट से ही हम आज के टाइम को समझ सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आज के टाइम का आप इंटरकनेक्शन देख सकते हैं। जैसे आप अगर देखोगे आज के टाइम पे हमारे मुगल्स, आज के टाइम पे नहीं, आज के टाइम पे हमारे हिंदू मुस्लिम राइट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप नोटिस करोगे हिंदू मुस्लिम वॉर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसका कॉज अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको करंट सिनेरियो देने वाला है क्या, नहीं देगा। आपको इसका कॉज पता करने के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, पास्ट में। कहां पे जाना पड़ेगा, पास्ट में। अब क्वेश्चन आता है, इंडिया का मेन लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, कन्नड़ है, मतलब सारे स्टेट के लैंग्वेजेस, मराठी वगैरह सब कुछ है। बट हम इंग्लिश को इतना वैल्यू दे रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टिल वी आर यूजिंग इंग्लिश। ये इंग्लिश आया किधर से, और हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई इंग्लिश। इसका भी आंसर आपको कौन देगा, हिस्ट्री देगा। लॉजिकल बात है ना। अब उसके बाद ये सब जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये तो हमने चलो पास्ट इवेंट में जो हुआ अब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उस टाइम के लोग क्या पढ़ते रहेंगे। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया, तो जब ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था तो फिर क्या पढ़ते होंगे लोग। ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको, कौन देगा, हिस्ट्री। तो मतलब कहीं ना कहीं आज की जो सोसाइटी है वो किसी चेंज से निकली होगी, और वो चेंज के बारे में कौन बताता है, हिस्ट्री। कौन बताता है, हिस्ट्री। और वो क्रोनोलॉजिकल इवेंट के बारे में भी हिस्ट्री बताता है। क्रोनोलॉजिकल इवेंट का मतलब क्या होता है समझो थोड़ा। अभी मैं आपको बोलूं कि अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया, बॉम्ब गिराया, कई लोगों का सुपड़ा साफ, चले गए। जापान ने अमेरिका पे अटैक किया, 1.5 घंटे तक कंटिन्यूअस एयर स्ट्राइक किया, उनका पूरा नेवी बेस उड़ा दिया। बताओ जापान ने सही किया या गलत किया, सही किया या गलत किया। अमेरिका ने बॉम्ब गिराया, जापान ने अटैक किया, तो जापान ने सही किया या गलत किया। लेकिन आपको पता है ये इवेंट को मैंने उल्टा बताया, पहले जापान ने मारा था, अब अमेरिका ने सही किया या गलत किया। अब सही कौन है, अमेरिका। मतलब आप देख रहे हो बस सीक्वेंस चेंज करने की वजह से आपका ओपिनियन चेंज हो जा रहा है। क्या चेंज करने की वजह से, सीक्वेंस चेंज करने की वजह से आपका क्या चेंज हो रहा है, ओपिनियन। इसीलिए हिस्ट्री पे रिसर्च जरूरी है कि हमें पता हो सही क्या है, गलत क्या है, सही कौन है, गलत कौन है। अगर हमें ये सब पता ही नहीं रहेगा तो फिर हम तो गलत वहम में जिएंगे, हम किसी को भी उल्टा सीधा समझेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना आपको समझ में आ गया तो कंक्लूजन क्या था इस पेज का,
हम हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग, स्टडी करते हैं क्या समझने के लिए? हिस्ट्री का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझने के लिए और हिस्टोरिकल ट्रुथ समझने के लिए। हिस्ट्री में कौन सा मेथड फॉलो नहीं होता है? इंपेरिकल मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? इंपेरिकल मेथड। क्यों इंपेरिकल मेथड फॉलो नहीं होता है? बिकॉज हम उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे। अच्छा, किसके ऊपर इंपेरिकल मेथड फॉलो होता है? साइंस। कौन सा साइंस? नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस। इसके इवेंट्स बार बार अकर होते रहते हैं, देयरफॉर यहाँ पर नेचुरल एंड फिजिकल साइंस में हम इंपेरिकल मेथड फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंपेरिकल मेथड? तो ऐसा मेथड जिसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट एंड वेरीफाई कर सकते हैं, उसको कौन सा मेथड बोलते हैं? इंपेरिकल मेथड। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, सर, ओ सर जी, हिस्ट्री लिखने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? क्या क्या चीजों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा? तो बच्चों आ जाओ, पेज नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 1, और उधर आईएमपी मार्क कर देना। और अगर आईएमपी आप मार्क नहीं किए तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, घर पे ही वीडियो देख रहे हो और आप लोग तो यहां पर बैठे हुए हो, फिर भी घर पे जाओ और पोगो देखो, बस तुम वही देखो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द वेब में 2 मार्क्स के लिए आता है, तो इसको मार्क कर लेना। क्या है? मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स इन हिस्ट्री। अंडरलाइन करना। पहला मेथड क्या है? आर्कियोलॉजी। क्या है? आर्कियोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज आर्कियोलॉजी? क्वेश्चन आता है व्हाट इज आर्कियोलॉजी। एक सेकेंड। देखो, हमारे डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहला डिसिप्लिन क्या है? आर्कियोलॉजी। सब लोग बोलो साथ में, क्या है? आर्कियोलॉजी। क्या है? आर्कियोलॉजी। अच्छा, उधर सीएच है तो आर्चियोलॉजी मत बोलना, वो क्या है? आर्कियोलॉजी। सेकंड क्या है? आर्काइवल साइंस। क्या है? आर्काइवल साइंस। आर्चीवल नहीं है, क्या है? आर्काइवल साइंस। थर्ड क्या है हमारा? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। क्या है? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। एंड फोर्थ, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। क्या है? एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। उसके बाद क्या है? एपिग्राफी। क्या है? एपिग्राफी। तो स्टार्टिंग के 4 बोलेंगे, कौन कौन से? आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी एंड एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। तो 5 हमने किए। वापस से बोलो सब लोग साथ में, आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। बच्चों देखो ध्यान से, अब ये 5 आपको रटा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं रट्टा मार के ही बैठने का, मीनिंग भी आपको पता रहना चाहिए। देखो, आपको हिस्ट्री लिखने के लिए एविडेंस चाहिए। क्या चाहिए? एविडेंस। अब तुमको क्या लगता है, एविडेंस तुमको चाहिए तो ऐसा घर में बैठे रहोगे, ऐसा आंख बंद करके, हे प्रभु मुझे बता दो कि हिस्ट्री में क्या हुआ था? तो प्रभु आके आपको बता देंगे? नहीं बता देंगे ना। अरे बालक टेंशन मत लो, मैं हूं और मैं बताता हूं, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उस एरियाज में जाना पड़ेगा जहां पे वो इवेंट हुआ था, उन एरियाज में आपको जाना पड़ेगा। कौन से एरियाज में? जहां पर ये इवेंट किए गए थे, जहां पर ये इवेंट प्लेस लिए थे। जैसे अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूं, किसकी बात करो? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तुमको क्या लगता है हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसा चिल्ला चिल्ला के बताया रहेगा ना, मैं इधर था मैं इधर था? नहीं, वहां पे हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ रहेगा। कौन सा रिसर्च हुआ रहेगा? हिस्टोरिकल रिसर्च। वहां पे लोग जाते हैं, एक्सकेवेशन करते। सर सर सर, एक्सकेवेशन मतलब? अरे एक्सकेवेशन का मतलब होता है खड्डा करना, सिंपल लैंग्वेज में। उधर खड्डा करते रहते तो जो जमीन के अंदर कुछ रिमेन्स मिलते, क्या मिलते हैं? रिमेन्स। और उन रिमेन्स के ऊपर जो स्टडी होती है, उन रिमेन्स के ऊपर जो स्टडी होती है, कितना पुराना है, किसके टाइम का है, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। जैसे मैं आज नाला सुपारा में खड्डा कर रहा था और मुझे अचानक से ये मार्कर मिला। जब मैंने इस मार्कर का कार्बन डेटिंग किया तो मुझे पता चला ये मार्कर 10,000 साल पुराना है। कितना पुराना है? 10,000 साल। इसके बाद अच्छा बताओ, जब 10,000 साल पुराना मार्कर पता चला, मिला मेरे को, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि पहले के टाइम के लोग भी
मार्कर यूज करते थे। मतलब आप बोल सकते हो काफी एडवांस थे, उनको नॉलेज था मार्कर वगैरह का। फिर एक दिन वापस से खड्डा कर रहा था, फिर खड्डा करते करते मेरे को बॉटल मिल गया, माजा का बॉटल मिल गया। तो अब बॉटल का जब कार्बन डेटिंग किया तो पता चला कि वो बॉटल है 5,000 साल पुराना। फिर इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होगा कि पहले के लोग भी फुल माहौल में अपना मजा करते थे, माजा वाजा ढकेलते रहते थे। हाँ, तो ये सब चीजें पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजी। किसकी वजह से पॉसिबल है? आर्कियोलॉजी। ठीक है। अब दूसरा क्या है? आर्काइवल साइंस। क्या है? आर्काइवल साइंस। अब क्वेश्चन आता है, सर 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 व्हाट इज आर्काइवल साइंस? देखो, आर्काइवल का मीनिंग होता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। क्या होता है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो आप बच्चों मेरा मुंह मत देखो, बुक में लिखो अंडरलाइन करके, आर्काइवल्स मीन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। एंड वहां पे साइंस का मतलब है मैनेजमेंट। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिल गया अगर आपको, वही खड्डा कर रहा था या किसी ने मुझे दिया हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, मैनेजमेंट। तो बच्चों अभी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आपको मिला है तो आप उस पर भी स्टडी करोगे ना कि वो सही है या गलत है, जो लिखा है सब बराबर है कि नहीं। अभी जैसे अपना ऋषभ ने डिसाइड किया कि मैं कोरोना वायरस के ऊपर एक हिस्ट्री लिखेगा। क्या कोरोना वायरस सच में था या नहीं था। तो ऋषभ ने शुरू किया लिखना हिस्ट्री। बच्चों का प्यारा दुलारा, बच्चों को अपना फैन बनाने वाला वायरस, श्री 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 परम पूज्य आदरणीय श्री कोरोना वायरस, जिनकी महिमा का हम क्या ही बखान करें, जिनके वजह से माँ गंगा पवित्र हो गई, जिनकी वजह से माँ यमुना पवित्र हो गई, ऐसे प्यारे वायरस की हम आज व्याख्या करने जा रहे हैं। ये वायरस पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आया था 2019 में, इसलिए इसका नाम आया कोविड-19। क्या आया? कोविड-19। उसके बाद इस वायरस का इंपैक्ट ऐसा था कि इस वायरस के सिम्टम्स जुपिटर पे भी देखने को मिले। जब एक बार हमारे कौशल सर जुपिटर पे घूमने गए थे तो जुपिटर पे जाते समय तो वो नेगेटिव थे, कोविड नेगेटिव उनका टेस्ट में आया था, लेकिन जब वो जुपिटर से वापस आए तो पता चला वो क्या हो गए हैं? पॉजिटिव। बहुत डेंजरस वायरस था ये। जुपिटर छोड़ो, जब मेरा दोस्त प्रियांशु सैटर्न पे घूमने गया था तो सैटर्न पे भी उसको उसके सिम्टम्स मिले। वो भी छोड़ो, जब वेस्ट इंडीज के लोग सन पे घूमने गए थे तभी तो टैनिंग पड़ गया था उनके ऊपर, उनमें भी वो वायरस का सिम्टम्स देखने मिले। मतलब ये वायरस वर्ल्ड लेवल पे नहीं, यूनिवर्स लेवल पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट किया। अब ऐसा ऋषभ ने अपने हिस्ट्री के बुक में लिख दिया। ईमानदारी से बोलना, आज से 1,000 साल बाद जो इंसान पढ़ेगा उस टाइम इतना डेवलपमेंट तो हमारा हुआ ही रहेगा कि हम जुपिटर पे तो जाना पॉसिबल नहीं है, लैंड ही नहीं है, बट उसके क्लोज में तो चले ही गए होंगे ह्यूमन, क्या पता विजिट कर लिया रहे। सैटर्न पे भी जा चुके होंगे हम, तो उनको तो ये सब सच लगेगा ना। हाँ भाई बात तो बराबर है, जुपिटर पे हुआ रहेगा, सोचो इतना डेंजरस वायरस। फिर उसी में ऋषभ ने लिख दिया 10 साल तक सब घर में ही बंद थे। 10 साल, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अब उसको थोड़ी पता है भौकाल मारे चले जा रहे हैं। अब वो 1,000 साल बाद या 5,000 साल बाद पढ़ेगा, उसको सब सच ही लगेगा ना। ओ माय गॉड, 10 इयर्स तक, सॉरी 5 इयर्स तक सब घर में बंद थे, लोग खाते क्या होंगे। तो उसमें ऋषभ ने लिखा कि उस टाइम पे साइंटिस्ट ने एक दवा रेडी किया था जिसको खाने के बाद भूख ही नहीं लगती थी। हमारा कौशल सर उस टाइम पे 500 किलो का था, कोरोना वायरस खत्म होते होते 50 किलो पे आ गया था, मतलब सीधा डिवाइडेड बाय 10 हुआ था। तो ऐसा कोई आज से 5,000 साल बाद पढ़ेगा वो बुक, उसको तो सच में ऐसा भरोसा होगा ना। लेकिन सच्ची सच्ची बताना, ये मैनिपुलेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस पर्सन को उस टाइम पे क्या करना चाहिए? ऋषभ की बुक पढ़ने के साथ साथ
कुछ ओरिजिनल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी देखने चाहिए, है ना, जो बता सके कि भाई सच में इतना डेंजरस था कि नहीं। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा गया गवर्नमेंट ने जो पब्लिश किया था, तो पता चला कोरोना वायरस सिर्फ 2 साल के लिए, जुपिटर तक नहीं फैला हुआ था, वर्ल्ड में ही था बस। और लोग दवा खा के नहीं जी रहे थे, खाना ही खा के जी रहे। थाली भी बजाया था, थाली भी बजाया था मोटिवेट करने के लिए, कैंडल भी जलाया था, हालेलुया भी बोला था हमने, ठीक है। हमने इतनी सारी हरकतें की थी, किसको भगाने के लिए? कोरोना। किसको भगाने के लिए? कोरोना। लेकिन कोरोना भागा क्या? नहीं, उसका वैक्सीन लिया है। तो अब बताओ, जब वो पढ़ेगा और अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको मैच करेगा, तो कौन सी बात माननी चाहिए? जो गवर्नमेंट रिपोर्ट में था। तो जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है ना, इसी को आर्काइव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्काइव्स। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, उसको क्या बोला जाता है? आर्काइव्स। ऋषभ का बुक पढ़ेंगे तो लोग तो मैनिपुलेट हो जाएंगे कि भाई जुपिटर तक चले गया था ये वायरस, सैटर्न पे भी गया था, सन पे भी चले गया था, ये तो कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिला उसको संभाल के रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? हमसे 1 साल बुक नहीं संभाला जाता और डॉक्यूमेंट को 5-5 हजार साल तक संभालना पड़ता है, तो मतलब कुछ ना कुछ इसका तो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं आर्काइवल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्काइवल मैनेजमेंट। पहला प्रोसेस क्या था? आर्कियोलॉजी। दूसरा क्या है? आर्काइवल मैनेजमेंट। थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। जो लोगों ने बुक लिख रखा है, जो लोगों ने बुक लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। एंड फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? एपिग्राफी। क्या है बच्चों? एपिग्राफी। देखो एपिग्राफी का मीनिंग आपको उसने क्या बता रखा है? क्या बोला है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग बताऊं, तो कभी ना कभी स्कूल तो गए ही होंगे और राउंडर हाथ में होगा ही। समझ ही रहे हो, जब स्कूल में जाते हैं और राउंडर हाथ में होता है तो स्कूल के बेंचेस से हमारा ज्यादा लगाव बढ़ जाता है, सीधा कार्विंग करना स्टार्ट करते हैं उसमें और नामकरण करते हैं अपने दोस्तों का। दोस्त का अपना नहीं लिखते ना, वी आर वेरी स्मार्ट ना। अगर हमने अपना नाम लिखा और क्लास टीचर ने पकड़ा कि साक्षी ये क्या है, मैंने नहीं किया, तो किसने किया? मैडम अगर मेरे सामने वो मेरा नाम लिखती, मैं उसको लिखने देती क्या? नहीं ना, मैंने नहीं किया मैडम। तो किसने किया बताओ? अरे यार, मेरे फैन ने। लेकिन मैंने, मैडम आप भी, मैं पागल हूँ क्या? मैं पागल हूँ क्या? मैं खुद का नाम लिखूंगी बेंच पे, मैं खुद का नाम दीवार पे लिखूंगी, मेरी मति मारी गई है क्या? अगर मेरे को पता चला मैंने लिख दिया, सर पकड़ा, मेरे को फोड़ देगा फोकट। ये पक्का मैडम किसी ना किसी की साजिश होगी, वो पक्का पाकिस्तानियों ने आके मेरा नाम लिखा रहेगा। तो जो हम कार्विंग करके कुछ भी लिखते हैं विदाउट यूजिंग इंक, उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। जब हमारे पास पेन वगैरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी ना बच्चों, तो हम कार्विंग से ही लिखते थे, स्टैचूज वगैरह बनाना, कॉइन्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन होते हैं। आपने कॉइन देखा है जिंदगी में? कभी मेरे बिजनेस एरिया पे आना, स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो वहाँ पे जो कलेक्शन होता है कॉइन्स का, जो कॉइन्स के कलेक्शन होते हैं वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करेंगे। उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन होता है, लिखा रहता है 2010, 2001, 2005। तो 5 वो 1 जो लिखा है सब हम इंक से लिख रहे हैं क्या? नहीं, वो सब के ऊपर क्या है? इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन की स्टडीज भी होती हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लेटर्स वगैरह। अच्छा, पहले लोग जैसा लिखते थे आज के टाइम पे वैसा नहीं लिखते, हैंड राइटिंग चेंज होता है टाइम टू टाइम, हैंड राइटिंग चेंज होता है। अगर आपको मैं आज से 500-600 साल पुराना कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट दे दूंगा ना, तुम बस यही बोलोगे आई, ये क्या है आई,
तो सामने वाला बोलेगा बैगन। हाँ, तो एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल का मतलब लेटर्स को भी एनालाइज करना कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब किसके मेथड्स हैं? डिसिप्लिन है किसके? हिस्ट्री के। किसके हैं? हिस्ट्री के। और भी आगे बहुत कुछ है, जैसे है आपका लिंग्विस्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस भी आपको पता ना टाइम टू टाइम डिफर करते रहता है। पहले हमारे घर वाले अपना रीजनल लैंग्वेज यूज करते थे, जैसे रीजनल लैंग्वेज यूपी वाले रहेंगे तो भोजपुरी यूज करते थे क्या है? बिहार वाले बिहारी, गुजरात वाले गुजराती, राजस्थान वाले हाँ मारवाड़ी, उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हम लोग के लैंग्वेज में मिक्स कुछ ज्यादा हो रहा है। क्या? इंग्लिश मिक्स ज्यादा हो रहा है। अच्छा, इसके पहले क्या था हमारे पास ज्यादा करके? हिंदी। तो आप नोटिस करोगे तो लैंग्वेज भी बदल रहे हैं ना। अब आज के टाइम पे अगर हे भैया जाना था का है तूने कैसा अनपढ़ इलिटरेट इंसान है यार, कैसा लैंग्वेज में बात कर रहा है। आज के टाइम पे इंग्लिश बोलने वाले पर्सन को क्या बोलता है? बोला जाता है कूल। क्या बोलते हैं? कूल। तो मतलब कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम लैंग्वेज भी तो चेंज हो रहे हैं। अब आज से 500 साल बाद अगर कोई देखे इंडिया को तो उसको तो लगेगा इंडिया का लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश इतना आगे बढ़ जाया रहेगा। अगर हमने अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं किया, आजकल बच्चे होते हैं नए नए, जो नए नए पेरेंट्स बनते हैं उनको बच्चे होते हैं तो अपने बच्चों को अपना लैंग्वेज सिखाते ही नहीं है, इंग्लिश में बात करते हैं। गेट अप स्टूपिड पर्सन। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अब बेटा अगर बोल दे मम्मी भूख लगी, स्टूपिड, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई मनी ऑन हिम। ऐसा चालू हो जाएगा। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? इंग्लिश बोलता हुआ। क्या बोलता हुआ? इंग्लिश। तो ऐसे आगे जाते जाते लैंग्वेज चेंज हो रहा है कि नहीं? इंडिया का सबसे एंशिएंट लैंग्वेज कौन सा है? तमिल। कितने लोग को तमिल आता है? कुछ बच्चे बोल रहे सर मेरे को नहीं आता। और संस्कृत? सर कसम से संस्कृत आता है सर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि। मीनिंग बताओ सर। और संस्कृत आता है हमको। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्तवे कलेवलम विलंबिताम भुजंग तुंग मारिकाम डमट 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 निनाद डमर वयम। मीनिंग सर रट्टा मार के रखा। मतलब इन शॉर्ट हम अपने लैंग्वेज से दूर हो गए। तो मतलब लैंग्वेज की भी स्टडी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आगे क्या बोला है देखो, इन्होंने बोला है न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोला है? न्यूमिस्मैटिक्स। अच्छा, न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन। सर कॉइन की क्या स्टडी होती है? देखो ना, पहले ठेंगा दिखाती थी एक लड़की। सर वो लड़की थी, आपके पास क्या गारंटी है? बैंगल। देखो ना वो कॉइन देखना, उसके हाथ में क्या लगा हुआ है? बैंगल। तो बैंगल है। अब तुमको क्या लगता है लड़के बैंगल पहनते हैं? अगर लड़के बैंगल पहनते हैं तो वो भी साक्षात देवियों के ही स्वरूप। तो जो कॉइन्स पे बैंगल दिखाए जाते हैं, कॉइन्स पे जो बैंगल दिखाए जाते हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अच्छा, ये वाला भी देखा रहेगा तुमने, वो ठेंगा दिखाते हैं तो ये भी देखा रहेगा। तो उंगलियों को मत देखो, इसको देखो। क्या हाथ में लगा रखते हैं? बैंगल्स। तो बैंगल्स कौन जनरली पहनती है? लड़कियां। और आगे देखो बच्चों, और भी कॉइन्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। जैसे कभी कभी पार्लियामेंट का आपको इमेज आ जाता है। उसके बाद आपने फूड ग्रेन्स का भी देखा होगा, जो फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया में इंडिया का मैप 2 रुपए के कॉइन पे आता था प्रिंट होकर। इंडिया का मैप, वो लोगों को अवेयर करते थे कि इंडिया कैसा है, भूल मत जाना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट्स थे। तो कॉइन्स की भी स्टडी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी का मतलब क्या होता है? किंग्स के बारे में बताते हैं कि पहले कौन किंग था, उसके बाद कौन किंग आया, ये सब चीजें। तो इन शॉर्ट इतने सारे डिसिप्लिन है, लेकिन हमको लर्न कितने रखने हैं? मिनिमम 5 लर्न रखो, सो दैट अगर आपको आ गया तो 4 तो लर्न ही हो। बताओ पहला कौन सा है? आर्कियोलॉजी। कौन सा है?
archaeology, second archival science, third manuscriptology, fourth एपिग्राफी, लास्ट एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। रिपीट करेंगे पांचों का पांचों, एकदम दम लगा के बोलो वापस से। आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। रिवर्स बोलो, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, एपिग्राफी, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, आर्काइवल साइंस, आर्कियोलॉजी। वापस से बोलो, आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल्स। समझ में आया क्या? रुक जाओ, आगे बढ़ते। अरे यार क्यों बंद कर रहा है? रुक जाओ, आगे देखो। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो अब आता है, देखो ये बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर इंडिया का नहीं है, वो लिखा है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। हम मास्टर थे लिखने में, वो अनपढ़ गवार थे, कुछ आता जाता नहीं था, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। कौन? यूरोपियंस। वो हिस्ट्री लिखना सीख रहे थे, पहले नहीं लिखते थे। एटीट्यूड था क्या सर? नहीं यार, एटीट्यूड नहीं था वो तो। सर क्या उनको हिस्ट्री पसंद नहीं था? अरे यार उनको हिस्ट्री पसंद था, लेकिन वो लिखते नहीं थे, काहे को? याद रहता था उनको। तो सर फिर वो खोपड़ी से गए क्या? गए। तो उन्होंने हिस्ट्री वो लर्न कैसे रखते थे? पहला उनके पास लर्न करने का टेक्निक था, वो केव के अंदर जाते थे, पेंटिंग बना देते थे। क्या बना देते थे? पेंटिंग। तो पहला फॉर्म क्या था? केव पेंटिंग। कौन सा फॉर्म? केव पेंटिंग। और दूसरा स्टोरी टेलिंग। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसा भी स्टोरी बताते थे। वो बेटा जब सोता नहीं था तो दादी, अरे बेटा सो जा। दादी मेरे को नींद नहीं आ रहा। अच्छा तुमको स्टोरी सुनाती हूँ। पता है एक टाइम पे बहुत बड़ा किंग हुआ करता था, ग्रेट 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 परम पूज्य 108 बार श्री भगवतानंद आचार्य श्री कौशल मिश्रा जी महाराज। यस, इतने बड़े किंग थे। ये किंग की क्वालिटी क्या थी? कुछ नहीं करते थे, क्योंकि बोलते थे हम किसके भरोसे हैं? भगवान भरोसे। तो हम क्यों कुछ करें? सोचिए ऐसे किंग के बारे में, इनके एनिमीज भी इनसे डरते थे। क्यों? क्यों एनिमीज इनसे डरते थे? क्योंकि भगवान भरोसे थे किंग। सोचिए इतने पावरफुल किंग का कोई कुछ कर सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे ऐसे स्टोरी भी बताते थे। तो पहला फॉर्म क्या था? केव पेंटिंग। दूसरा फॉर्म क्या था? स्टोरी टेलिंग। तीसरा फॉर्म सिंगिंग सॉन्ग, गाना ही गा देते थे, मतलब गाने गाने में स्टोरी बता देते थे। कौन सी स्टोरी? हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अभी ये यूरोप में ऐसा गाना नहीं गाते थे बच्चों। अब ये मत समझना यूरोप में अरे वाह राम राम करते, अरे नहीं। अब यूरोपियन से गाना मेरे को थोड़ी पता है, वो गाते रहेंगे कुछ भी गाना, मेरे को नहीं पता। लेकिन ऐसे गाने में भी होते ना स्टोरीज। वो आजकल रैप वैप आता है तो उसमें स्टोरी रहता है, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं छोटा बच्चा था तो मैं बड़ी शरारत करता था। हाँ, क्या करता था? शरारत। तो अब मैं बड़ा हो गया, तो ऐसा मत समझना शरारत बंद हो गई है, अब शरारत बढ़ गई है। हाँ, तो वो अलग अलग गाने वगैरह जिसमें स्टोरी होते थे। तो पहला अपना केव पेंटिंग, दूसरा क्या? स्टोरी टेलिंग, तीसरा सिंगिंग सॉन्ग, एंड लास्ट बलाड्स। बलाड्स भी एक टाइप का पोइट्रिक डिवाइस होता है, वो भी गाने के फॉर्म में स्टोरी को ट्रांसफर करते हैं। जैसे अगर पचरा वगैरह अगर तुमने सुना रहेगा, पचरा वगैरह, देवी पचरा होता है ना, निमिया के डाढ़ में या डाली ली झुलू बाबा की झूली झूली ना। अब बोलेंगे सर कौन सा गाली दिया? अरे गाली नहीं दिया, ये देवी गीत था। और भी मतलब अलग अलग रीजनल, जैसे पोवाड़ास वगैरह भी, आपने पोवाड़ा के बारे में सुना रहेगा? नहीं, मराठी में होता है, ये भी गाने होते हैं, गाने टाइप ही होते हैं। या फिर समझ जाओ कुछ ऐसा, कबीरदास जी के दोहे ही ले लो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय आएगा, बहुरी किएगा कब। एक और बहुत बड़े संत थे कौशल मिश्रा जी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा डायलॉग दिया था, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों।
तो अलग अलग तरीके से अलग अलग रूल्स, अलग अलग चीजें आई थी। तो ठीक है, तो ये हमारा था क्या, वेस्टर्न स्टाइल में हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का मेथड। कितने मेथड थे? 4। कौन कौन सा? स्टोरी टेलिंग, सॉरी स्टार्टिंग किससे था? केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग, बलाड्स। क्या क्या? केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग, बलाड्स। अब बस आज के दिन का लास्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सर सर, ओ सर किधर है ये? पेज नंबर 2 मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आपको दिख रहा है। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी लिखने के लिए, मतलब आज के टाइम पे अगर आपको हिस्ट्री लिखना है, तो उन्होंने पहले पॉइंट में लिखा इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, कि जो हमारा हिस्ट्री है इसका पूरा का पूरा मेथड किस पे बेस्ड है? साइंटिफिक प्रिंसिपल। आप कुछ भी लिखोगे प्रॉपर टेस्ट एंड वेरीफाई करके लिखो, कुछ भी भौकालबाजी करने का नहीं। इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन। आपको हिस्ट्री लिखने के लिए सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा, तो हु वॉज शिवाजी महाराज? कौन थे ये क्वेश्चन आया, देन अब आप इस पे रिसर्च करना स्टार्ट करोगे। देखो दूसरा क्या लिखा हुआ है, दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या लिखा हुआ है? दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। प्रोनाउंसिएशन एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या है? एंथ्रोपोसेंट्रिक। अच्छा, एंथ्रोपोसेंट्रिक मींस इट मस्ट बी रिलेटेड टू ह्यूमन डीड्स ओनली। ह्यूमन से ही रिलेटेड होना चाहिए, भगवान को मत लेके आ जाना कि भगवान के परम भक्त श्री श्री श्री, नहीं अब मेरी इतनी तारीफ मत करो, ठीक है। तो मतलब आप भगवान से कनेक्ट नहीं कर सकते कि देवी काली आ गई, माँ काली आ गई, देवी दुर्गा आ गई, ऐसा नहीं। आपको हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में लिखना है। चींटी चैटा के बारे में भी मत लिख देना कि हाथी ज्यादा पावरफुल है या चींटी। तो एक चींटी थी उसका नाम था चिटाइन, और एक हाथी थी उसका नाम था हथाइन। तो एक दिन दोनों में झगड़ा हुआ, चींटी ने बोला मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूं, तो हथाइन ने बोला ए फूंक दूंगी उड़ जाएगी। तो चिटाइन ने बोला ए ढंग से बात कर। तो हुआ क्या, एक बार चींटी उसके सूंड में चली गई और हथाइन को बहुत प्रॉब्लम हुआ। इतना प्रॉब्लम हुआ कि हथाइन फ्रस्ट्रेट होकर चली गई। तो बच्चों आप ऐसी चीजें हिस्ट्री में नहीं लिख सकते। आपको किसके बारे में लिखना है? सिर्फ लोगों के बारे में। किसके बारे में? लोगों के बारे में।